एक हाइड्रोजन परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के संयुक्त द्रव्यमान की तुलना में उस हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान कम होता है जिनसे मिलकर यह बना है। जी हाँ, आपने सही सुना। अब ये बड़ा मूलभूत प्रश्न है कि किसी वस्तु का उसके भागों के योग से कम वजन कैसे हो सकता है। ऐसा होने का कारण एक समीकरण है, E=mc²। शायद संपूर्ण भौतिक विज्ञान का सबसे प्रसिद्ध समीकरण है, लेकिन अपने 27 दिसंबर 1905 के मूल रिसर्च पेपर जिसका शीर्षक था डज द इनर्शिया ऑफ अ बॉडी डिपेंड अपॉन इट्स एनर्जी कंटेंट में आइंस्टीन ने वास्तव में इसे अलग तरह से लिखा है, जो कि m=E/c² और मूल पेपर में L/c² है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस समीकरण के मूल में भौतिक विज्ञान की यह आधारशिला है कि वास्तव में द्रव्यमान अर्थात मास पर विचार कैसे किया जाए। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि भौतिक विज्ञान के इतने बेहतरीन और सर्वविदित समीकरण का इतना निष्कर्षीय बेकार अर्थ निकल जाता है, जैसे द्रव्यमान ऊर्जा का एक रूप है, या द्रव्यमान जमी हुई ऊर्जा है, या द्रव्यमान को ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है, तथा ऊर्जा एवं द्रव्यमान एक ही चीज के अलग अलग रूप हैं। अब अगर देखा जाए तो यह अंतिम वाला तो सबसे खराब है। इन बयानों में से कोई भी सही नहीं है, बल्कि ये सब समीकरण के मूल अर्थ को और दूर कर देते हैं। अब इन उपरोक्त वक्तव्यों से इस समीकरण को समझने की कोशिश करना अत्यंत निराशाजनक है, और मुझे लगता है कि इसके बजाय मैं आपको E=mc² का एक बेहतर अर्थ समझाऊं। तो चलिए अब हम एक नए उदाहरण से शुरू करते हैं कि अगर दो वस्तुएं समान घटकों से बनी हुई हों, जो एक जैसी दिखती हैं अथवा महसूस होती हों, और जिनकी कार्यप्रणाली भी समान हो, तब भी उन वस्तुओं का सामान्य रूप से समान द्रव्यमान नहीं होगा, क्योंकि किसी वस्तु का द्रव्यमान केवल उन भागों के द्रव्यमान का योग नहीं होता जिन छोटे भागों से वह वस्तु मिलकर बनी हो। इसके बजाय समग्र वस्तु का कुल द्रव्यमान दो बातों पर निर्भर करता है। पहला, छोटे भागों की वस्तु के अंदर व्यवस्था मतलब अरेंजमेंट्स कैसी है। दूसरा, वे छोटे हिस्से उस बड़ी वस्तु के भीतर कार्य करते हैं मतलब वर्किंग इनसाइड बिगर ऑब्जेक्ट। अच्छा चलो एक ठोस उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि दो अलग अलग चाबी वाली घड़ियां बिल्कुल समान हैं, इतनी कि उनके परमाणुओं का विवरण भी एक दूसरे की प्रतिक्रिया है, सिवाय इस बात के कि उनमें से एक में पूरी तरह से चाबी भरी हुई और चल रही है और दूसरी बंद पड़ी है। अब आइंस्टीन के अनुसार जो घड़ी चल रही है उसमें अधिक द्रव्यमान है, या कहें कि उसका द्रव्यमान बंद पड़ी घड़ी की तुलना में ज़्यादा है। अब माथा पीटिए कि ऐसा क्यों, ये क्या बकवास है। अब यहाँ आप एक भौतिक वैज्ञानिक की उड़ान देखिए। अच्छी तरह चल रही घड़ी में समय दिखाने वाले कांटे और गियर्स चल रहे हैं, इसलिए उनमें कुछ गतिज ऊर्जा है, और चलती घड़ी में चाबी भरी हुई होती है तो स्प्रिंग के कारण स्थितिज ऊर्जा भी होती है, और उस घड़ी के चलने वाले हिस्सों के बीच थोड़ा सा घर्षण भी होता है, जो इन हिस्सों को इतना हल्का गर्म करता है कि उसके परमाणु कंपन करने लगते हैं, और वही ऊष्मीय ऊर्जा ईटी होती है, या अन्य शब्दों में उसको सूक्ष्म स्तर माइक्रोस्कोपिक लेवल पर या क्षैतिज गतिज ऊर्जा रैंडमाइज्ड काइनेटिक एनर्जी भी कह सकते हैं। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, और अभी भी आप में इस रोचक समीकरण का मूल अर्थ जानने की जिज्ञासा बची है। अब E=mc² जो कहता है वह यह है कि वह गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा और तापीय ऊर्जा जो उस घड़ी के भागों में स्थित है, यह ऊर्जा भी खुद को घड़ी के द्रव्यमान के रूप में प्रकट करती है। अब उस सभी प्रकार की ऊर्जाओं को जोड़ते हैं और इसे प्रकाश की गति के वर्ग से विभाजित करते हैं, और वह अतिरिक्त द्रव्यमान आपको दिख जाता है जिसमें कि वह गतिज ऊर्जा और तापीय ऊर्जा अपना योगदान करते हैं।